नमस्कार, मैं हूं श्रेय शुक्ला। अग्निपथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की सियासत, आज की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मियां इन दिनों जोरों पर है और खास तौर पर मैनपुरी के उपचुनाव को लेकर जोरों पर है। अब ऐसे में इन उपचुनाव से तमाम संदेश निकल रहे हैं। संदेश निकला पहला कि चाचा और भतीजे की जोड़ी एक हो गई है, यानी वो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा बयान दिया, उसके बाद फिर से चर्चा तेज हो गई। वो प्लान 80 की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि 2024 के जो चुनाव होंगे लोकसभा के, उनकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हर पार्टी 2024 की तैयारी कर रही है, कांग्रेस, बसपा, बीजेपी, समाजवादी पार्टी। लेकिन अखिलेश ने ये जो बयान दिया, उस बयान को अगर बहुत बारीकी से कर देखा जाए तो फिर उस पर राजनीतिक चर्चाएं शुरू होना स्वाभाविक है। स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि उन्होंने कहा कि हम सियासी लोग हैं, हम खाली कैसे बैठ सकते हैं, जबकि वो करहल विधानसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं और नेता विरोधी दल जैसा महत्वपूर्ण पद उनके पास है। यानी कि सरकार पर, उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाने के लिए उनके पास बहुत बड़ा अस्त्र है कि वो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। लेकिन उनको लगता है कि अगर सत्ता नहीं है तो वो खाली है। अब इस स्टेटमेंट की, इस प्रतिक्रिया की तमाम तरह से एनालिसिस हो रही है कि आखिरकार अखिलेश ने ऐसा क्यों कहा। अभी उपचुनाव चल रहा है, मैनपुरी का उपचुनाव चल रहा है, उसकी जीत हार की बात की जा रही है। बीजेपी अपनी तरह से अपने कैंडिडेट को लड़ा रही है, समाजवादी पार्टी डिंपल यादव को लड़ा रही है और सब लोग दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे। लेकिन विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा जो अभी 2022 में ही बनी है और अब अखिलेश 2024 की तैयारी कर रहे हैं और ये कहते हुए तैयारी कर रहे हैं कि भाई अब तो हम कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने के बाद हम आगे की तैयारियां करेंगे, क्योंकि उनको अभी फ़िलहाल जिस तरह का मैंने जिक्र किया, लगता है कि ये जो पूरा उनके ऊपर जो दायित्व है वो खाली है, यानी अभी वो खाली हैं और ऐसे में वो कैसे चुनाव लड़ें। सब लोग तरह तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं, जैसे मैंने कहा। अब बात करें कन्नौज सीट की, तो सांसद थे मुलायम सिंह यादव। उसके बाद उनका निधन हुआ। निधन होने के बाद फिर अब ये सीट खाली हुई और इन पूरे राजनीतिक समीकरणों के बीच में 2012 में सीएम बनने के बाद अखिलेश ने भी कन्नौज से इस्तीफा दे दिया था, अगर आपको याद हो, क्योंकि 2012 तक वो वहाँ से चुनाव जीते हुए थे। 2012 में हुए उपचुनाव में अखिलेश यादव की जो पत्नी थी डिंपल यादव, वो यहाँ से निर्विरोध सांसद बनी थी। 2014 में डिंपल एक बार फिर से कन्नौज से सांसद बनी। कन्नौज की सीट कोई मामूली सीट नहीं है, ये सपा का गढ़ है, ये भी सोचने वाली बात है। समाजवादी पार्टी के प्रणेता राम मनोहर लोहिया भी यहाँ से सांसद बने हैं। मुलायम सिंह यहाँ से सांसद बने। दिल्ली की 3 बार सीएम रही शीला दीक्षित यहाँ से सांसद बनी हैं। यानी कन्नौज यादव बेल्ट की एक महत्वपूर्ण सीट है। इसलिए शायद अखिलेश को लगता है कि अब वो चुनाव यहाँ से लड़ेंगे तो उनकी जो जीत की दावेदारी है वो मजबूत है। और कन्नौज सिर्फ एक ही नहीं बल्कि अलग अलग जातियों के अगर समीकरण की बात करें तो कान्यकुब्ज ब्राह्मणों का गढ़ है। यहाँ यादव और मुस्लिम वोटर्स लगभग बराबर में हैं, दलित वोटर्स भी यहाँ पर हैं और इस समय सुब्रत त्रिपाठी वहाँ पर सांसद हैं। अब ऐसे में ये तो रहा कन्नौज की सीट का समीकरण। लेकिन अगर हम बात करें अखिलेश के उस स्टेटमेंट की, तो ऐसे में राजनीतिक चर्चाएं जिस तरह से अब होने लगी हैं कि आखिरकार क्या अब अखिलेश यादव विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा पर ज़्यादा व्यक्त नहीं देंगे क्योंकि उनको लगता है कि वो खाली हैं। क्या अखिलेश यादव अब पूरा का पूरा जो उनका फोकस है वो मैनपुरी, कन्नौज की सीट से लेकर 80 लोकसभा सीट तक जा चुका है। यानी अब उन्हें उत्तर प्रदेश की विधानसभा की चूंकि चुनाव हो चुके हैं तो अब उनका फोकस शिफ्ट हो गया है
हालांकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है सियासत में कि क्या सिर्फ सत्ता के यदि पास हैं तभी आप विधानसभा में रहेंगे, और अगर आप सत्ता के दूर हैं तो फिर आप लोकसभा जाएंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी एक मुख्य विपक्षी पार्टी है और कहा जाए कि बीजेपी की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो समाजवादी पार्टी ही है। अब ऐसे में अगर फोकस शिफ्ट होता है और 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का फोकस शिफ्ट होता है और अखिलेश ये कहकर फोकस शिफ्ट करते हैं कि हम सियासी लोग हैं, हम खाली हैं, तो ऐसे में सोचना होगा कि पार्टी की आगे की रणनीति क्या है। इसी रणनीति पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ तमाम गेस्ट जुड़ चुके हैं, मैं उनसे आपका परिचय कराऊंगा। लेकिन पहले अखिलेश यादव का वो महत्वपूर्ण बयान सुनते हैं जिसमें उन्होंने अपने दिल की ये बातें कही जो आज सियासी चर्चा का विषय है। 24 में भी तो चुनाव है। 24 में तो क्या आप खुद आएंगे? क्यों, हम क्या करेंगे खाली बैठ के घर में? अरे हमारा काम ही चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे जहाँ पहला चुनाव लड़े वहाँ फिर चुनाव लड़ेंगे। आप टिकट कन्नौज से लड़ेंगे भैया? नहीं, वो तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, उसमें क्या रोकना है, इसमें क्या सवाल पूछना है। कन्नौज से लड़ेंगे भैया? अरे वो तो अभी तय होगी पार्टी नहीं, से। कन्नौज- तो कन्नौज खाली है तो उसमें क्या करेंगे हम। तो और ये एक्सप्रेस वे, ये मंडियाँ, ये अस्पताल, ये कहाँ जाएंगे, किसने बनाए ये? सुना है अखिलेश यादव जी कन्नौज से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जब मैनपुरी का उपचुनाव चल रहा है, ऐसे में उनका यह संकेत देना यह स्पष्ट कर देता है कि मैनपुरी का उपचुनाव समाजवादी पार्टी बुरी तरह से पराजित हो रही है और इसीलिए सुरक्षित ठिकाना तलाशने के लिए अब वो कन्नौज जा रहे हैं। लेकिन कन्नौज जाकर तो फिर गलती होगी। इत्र वाले मित्र के सहारे वो कन्नौज अगर जीतना चाहते हैं तो उन्हें पिछला परिणाम याद करना चाहिए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने कन्नौज में उनके गढ़ को ढहा करके वहां कमल का फूल खिलाया था। कन्नौज जाना अखिलेश यादव की भूल साबित होगी। तो आपने सुना अखिलेश यादव ने कहा कि हम तो सियासी लोग हैं, हम खाली बैठकर क्या करेंगे। हाँ, हम चुनाव लड़ेंगे क्योंकि आगे की तैयारियां हैं। इसी बात पर, इसी विषय पर, इसी उपचुनाव पर और इसी सियासी समीकरण पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ तमाम साथी जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले उनसे आपका परिचय कराऊंगा। शैलेंद्र तिवारी अभी मेरे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। इसके अलावा प्रखर प्रताप सिंह पीएसपीएल के प्रवक्ता हैं। हीरो वाजपेयी साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अमीक जमई साहब प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और केपी मलिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी जनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले अमीक जमई साहब के पास चलूँगा क्योंकि बयान भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से आया है। अमीक जमई साहब, अगर सियासी तौर पर इस बयान को समझा जाए तो इसके मायने क्या है कि वो अब विधानसभा छोड़कर लोकसभा की तरफ रुख कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हम आगे चुनाव लड़ेंगे और हम सियासी लोग हैं, हम खाली बैठ के क्या करेंगे। अभी तो उनके पास बहुत महत्वपूर्ण पद है, नेता विरोधी दल है वो। देखिए, दो बातें उन्होंने छोटी छोटी कही। उन्होंने कहा है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं वो चुनाव ही लड़ेंगे, और उन्होंने कहा कि पार्टी अगर फैसला करेगी तो मैं कन्नौज से चुनाव लड़ सकता हूं। कन्नौज, ये बात मैं कह सकता हूं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब क्योंकि 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से वहां के लोकसभा के कैंडिडेट थे और बाद में सांसद हुए। और आपको श्रेय भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है कि 67 के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादियों का वर्चस्व कायम होने की शुरुआत हुई। और कांग्रेस का, क्योंकि उस ज़माने में भी एक बहुत जो दबे कुचले शोषित वंचित अल्पसंख्यक लोग थे, एक बड़ा उनके ऊपर एक जुल्म ज्यादती का माहौल था। तो आप अभी सुन रहे थे, अभी कुछ तकनीकी समस्या की वजह से हमसे वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अभी जल्दी वो हमसे जुड़ेंगे। लेकिन इस डिबेट में, इस चर्चा में हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव के उस बयान की। मेरे साथ ताज़ा जोड़ी बनाए हुए शिवपाल यादव की पार्टी के प्रवक्ता हैं प्रखर प्रताप सिंह, वो जुड़ चुके हैं। प्रखर जी, अगर आज के इस बयान को देखें तो उन्होंने तो साफ कर दिया कि भाई हम तो कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, पार्टी कहेगी हम चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ विधानसभा पे तो नेता विरोधी दल अगर वो जीतते हैं तो फिर नहीं रहेंगे। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जब ये चुनाव आएगा 2024 का, तो उस चुनाव में आपकी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी
किस तरह से आप 80 सीटों में समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे, या जिस तरह से ये जो चुनाव अभी के चल रहे हैं, ये जो जोड़ी है ये अभी तक की सीमित है? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बोला, क्योंकि वो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो अगर वो राष्ट्र का चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कौन सा चुनाव लड़ेंगे। रही बात हमारी पार्टी की, तो देखिए माननीय नेताजी के बाद ये पहला चुनाव है और उनके इस चुनाव के लिए हम लोग साथ में आए हैं, और जब माननीय शिवपाल यादव जी और अखिलेश यादव जी साथ में आ गए हैं तो मुझे लगता है बहुत बड़े बहुमत से जीत होने वाली है। रही बात आगे क्या होगी, तो देखिए आगे आगामी निकाय चुनाव आने वाले हैं और उसके बाद लोकसभा के चुनाव होंगे, तो आने वाले समय में हम क्या तय करेंगे, मुझे लगता है दोनों नेता बैठ करके तय करेंगे और तब हम आपको बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि आने वाले समय में हम क्या करने वाले हैं। अच्छा, इन मैनपुरी के जो चुनाव हो रहे हैं, इन चुनाव में जब से शिवपाल सिंह यादव साथ में आए हैं, तो क्या आप शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव, माना ये जा रहा है कि वो बैठ के रणनीति तय कर रहे हैं, तो माना ये भी जा रहा है कि जिस तरह की वो बात कर रहे हैं तो वो एक कॉमन सहमति के तहत ही तो बात कर रहे होंगे? बिल्कुल, जब साथ में आ गए हैं, जब माननीय शिवपाल जी ने स्टेटमेंट दे दिया है कि मैं अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचूंगा, इस दल को सींचूंगा, तो उन्होंने जब बोल दिया है तो साथ में आ गए हैं। दूसरी चीज़, माननीय शिवपाल यादव जी ज़मीनी नेता है, उनकी वहाँ पर मैन टू मैन मार्किंग है। उन्होंने गली गली घर घर जा कर के समाजवादी पार्टी को खड़ा किया था, पूरे प्रदेश में खड़ा किया है, तो उनका एक अपना अनुभव है, उस आधार पर वो काम कर रहे हैं और बहुत बड़े बहुमत से वो जीत दिलाएंगे। अच्छा, आपने कहा कि वो मैन टू मैन मार्किंग कर रहे हैं। पहले आप इस डिबेट में पीएसपीएल के प्रवक्ता आते थे, वो लोग ये कहते थे कि हम ये चाहते हैं कि शिवपाल सिंह यादव चुनाव लड़ें और वहाँ की जो मैनपुरी की जनता है उसकी भी यही इच्छा है, और तकादा भी यही कहता है, क्योंकि उत्तराधिकारी जो हैं मुलायम सिंह यादव जी के शिवपाल सिंह यादव हैं। आपको लगता है कि डिम्पल यादव से ज़्यादा बेहतर प्रत्याशी होते शिवपाल सिंह यादव? देखिए, कोई पर्सनली हर आदमी चाहता है, जैसे हम प्रसपा के हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा नेता ही चुनाव लड़े, मगर इसका फैसला माननीय शिवपाल यादव जी करते हैं। वो और माननीय अखिलेश यादव जी बैठे होंगे, तो उनका जो फैसला होगा वो हम मानते हैं, और हम लोग तो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, जिधर वो बोलेंगे उधर चल पड़ेंगे। नहीं, मैं तो सियासी समीकरणों की बात कर रहा हूँ कि भाई नेता जो शिवपाल सिंह यादव जी हैं वो कद्दावर नेता हैं, मैन टू मैन मार्किंग जैसे आपने कहा, और उनकी एक फॉलोइंग है, ये सबको पता है, क्योंकि मैनपुरी जो लोकसभा है उसके अंदर जसवंत नगर भी आती है, और जसवंत नगर से शिवपाल सिंह यादव को हिलाना कोई बहुत ही मुश्किल काम है, और हम लोग भी वहाँ जाते रहते हैं, दौरे करते रहते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, तो वहाँ पता चलता है कि किसकी कितनी पैठ है। तो मेरा यही कहना है कि सियासी तौर पर अगर देखा जाए, मैं कह रहा हूँ कि अगर शिवपाल सिंह यादव को वो आगे कर देते तो आपको लगता है कि वो बेहतर व्यक्ति होते, वो बेहतर प्रत्याशी होते? देखिए, प्रसपा का प्रवक्ता होने के कारण प्रसपा के प्रवक्ता के मैं कारण तो हमेशा चाहूंगा कि माननीय शिवपाल यादव जी चुनाव लड़े, माननीय आदित्य यादव जी चुनाव लड़े, प्रदेश में हर जगह चुनाव लड़े, और पूरी ताकत से उनके साथ लगेंगे ताकि वो चुनाव जीत सके, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ला सके। मगर माननीय शिवपाल यादव जी ने जो फैसला किया है हम उसको पूरी तरह मानते हैं, और वो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं, कुछ सोच के ही उन्होंने फैसला किया होगा। जी बिल्कुल। अमित जी, आप से हमारा संपर्क टूट गया था, अपनी बात को आप दोबारा से शुरू कर सकते हैं। जी, मैंने यही कहा कि जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अखिलेश यादव जी का जो कद है, भारत की राजनीति में 2022 के बाद जिस तरह से बीजेपी आरएसएस को उसके जो पूरी अधिनायकवाद को, किसान विरोधी नीतियों को लेकर, रोजगार को लेकर जिस तरह से 22 के चुनाव की कैंपेन चली, और एक बहुत ताकत समाजवादी पार्टी को, हमारी पार्टी को ताकत मिली, तो पूरे देश को ये लगता है कि अखिलेश यादव जी एक ऐसा चेहरा है 2024 में जो इस किसान विरोधी अधिनायकवादी सरकार का अंत करने के लिए, राजनीतिक अंत करने के लिए उनका एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। माननीय नेताजी का एक बहुत बड़ा ड्रीम था मुलायम सिंह यादव जी का, कि वो चाहते थे कि पार्टी पूरे देश में फैले। पार्टी पहले थी भी, अब अखिलेश यादव जी के सामने एक दिल में उनके एक सपना है कि जो नेताजी चाहते थे, अगर हम उन्हें एक सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हम पार्टी को, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, गुजरात में अभी हम चुनाव भी लड़ रहे हैं आने वाली असेंबली में, हम अन्य राज्यों में भी जहाँ पे बीजेपी आरएसएस को हमें कमज़ोर करना है, हम वहाँ पर पार्टी का एक प्रभाव जो है बढ़ाने का काम करेंगे।
दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर कन्नौज के लड़ने की बात जिस तरह की आ रही है, अखिलेश यादव जी बहुत ज़्यादा पार्टी का जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, बगैर मशवरे के वो पार्टी में कोई काम नहीं करते हैं। अगर पार्टी फैसला करती है कि 2024 में उन्हें कन्नौज में उन्हें जाना है, तो ये उस वक्त देखा जाएगा। बट अभी तो ये है कि जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं उत्तर प्रदेश में कि पूरा श्रेय जी पूरा प्रदेश कोई इन्वेस्टमेंट करने नहीं आ रहा है। जिस तरह से अशांति का माहौल, लॉ एंड ऑर्डर, गुंडा राज, छिनौती, अपहरण, रेप, मर्डर, हर दूसरे दिन आप देखिए कि एक बेटी का जघन्य अपराध हर दूसरे दिन होते हैं, तो कोई सूबे में आना नहीं चाहता है। तो हम चाहते हैं कि सरकार जब आज बीजेपी की है तो उनको रास्ते पे लाने का काम समाजवादी लोग हमेशा करते रहे हैं, और जनता के साथ उनकी ताकत जो हमें मिली थी उनके साथ हम एकजुटता दिखाते हुए उनके सवालों पर लड़ने का और संघर्ष का जो रास्ता है, जो हमेशा राममनोहर लोहिया जी ने जो दिखाया था इस देश में, कन्नौज से दिखाया था, उस रास्ते पर चलकर हम लोग 2024 में एक बहुत बड़ी तैयारी में माननीय अखिलेश यादव जी के चेहरे के साथ एक बड़े जनसंघर्ष की शुरुआत जनवरी के बाद से आपको देखने को मिलेगी सूबे में। अमित जी, मेरा एक सवाल यही है कि जो आपने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, बहुत बड़े नेता हैं, तो उनके हर एक बयान का, हर एक वर्ड का मतलब निकाला जाता है, और सियासी व्यक्ति हैं तो सियासी ही मतलब निकाला जाता है। उन्होंने कहा कि हम लोग खाली थोड़ी ना बैठेंगे, जबकि वो नेता विरोधी दल है उत्तर प्रदेश विधानसभा में, उनके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नहीं, तो उनका देखिए जी, तो इसी को मैं समझना चाहता हूं जी, मैं इसी बयान को समझना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उनका कहने का अर्थ क्या है। देखिए, उनका आशय बहुत साफ है। देश की सरकार बनेगी नहीं बनेगी ये उत्तर प्रदेश से तय होगा, ये तो आप भी जानते हैं। 2019 में हमने एक तजर्बा किया, लेकिन हमने ये देखा 2019 के बाद कि जिनके साथ हमने गठबंधन किया था वो कहीं न कहीं बीजेपी के साथ, चाहे किसी भी दबाव में, किसी भी मामले में, वो बीजेपी के साथ खड़ी हुई हैं। तो नेताजी भी ये बात जानते थे और अखिलेश यादव जी भी इस बात को अब समझ गए हैं कि समाजवादी पार्टी अगर लोकसभा में 80 सीटों का पूरा टारगेट बना के हम लड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा सीटें जो पूरे देश में आने वाली हैं उत्तर प्रदेश से, वो समाजवादी पार्टी की आने वाली हैं। और केंद्र में जो सरकार होगी, मैं श्री जी बस इतना कह देना चाहता हूं, केंद्र की सरकार बगैर उत्तर प्रदेश के, बगैर माननीय अखिलेश यादव जी के वहां पे दिल्ली में कोई बदलाव नहीं होना है। इसलिए हम लोग जनता के सवालों पर, चाहे वो गरीब हों, वंचित हों, बेरोजगार हों, महिलाएं हों, किसानों का देश में इतना बड़ा मुद्दा है, कॉरपोरेट लूट का मुद्दा है, निजीकरण का मुद्दा है, जाति जनगणना का मुद्दा है, इन सब सवालों पर पूरी ताकत से इस सरकार को बेदखल करने के लिए 2024 में दिल्ली से बेदखल करने के लिए उनका आशय यही है कि हम लोग खाली नहीं बैठेंगे। और ये बात सही है कि जनवरी के बाद उत्तर प्रदेश में एक एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का या तो बेल पे होगा या तो जेल में होगा। संघर्ष का जो रास्ता है, चाहे वो कितना भी दमन का रास्ता बीजेपी आरएसएस अपना ले, समाजवादी पार्टी के लोग बैठेंगे नहीं। बैठने का मतलब श्रेय भाई यही है। जी, मैं हीरो वाजपेयी साहब का रुख करता हूं। हीरो जी, आपने अखिलेश यादव के इस बयान को सुना, इस बयान के आपकी पार्टी के क्या मायने निकलते हैं? क्यों वो इस तरह के बयान दे रहे हैं? अभी मैनपुरी का चुनाव खत्म नहीं हुआ, वो कन्नौज की बात कर रहे हैं और वो बात कर रहे हैं कि अब हम कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, यानी उनका प्लान 80 जो है वो तैयार है पूरा। देखिए, नहीं श्रेय जी, ना ही वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ना वो मैनपुरी की जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैनपुरी में चुनाव की जमीन खिंच रही थी। मुलायम सिंह जी भी चुनाव जीते थे तब बसपा भी साथ थी। पूरे सैफई परिवार ने मंच पर आकर मायावती जी का चरण स्पर्श किया था और शिवपाल जी भी साथ थे। तब वो लीड 90,000 रही थी। अब स्वर्गीय मुलायम सिंह जी नहीं रहे और अब ये चुनाव लड़ने गए तो जो सर्वे हुआ उसमें आया कि शिवपाल जी लड़ ले, अक्षय लड़ ले, तेज प्रताप लड़ ले, लेकिन परिवार अब समाजवाद का इतना ही है कि अखिलेश जी की पत्नी डिंपल और उनके नाबालिग बच्चे, तो डिंपल जी को टिकट दे दी। डिंपल जी पहले भी 2 चुनाव जीत चुकी है और 2 चुनाव में जनता नकार चुकी है, क्योंकि वो प्रॉक्सी एमपी रहती है, जनता के बीच जाती नहीं, जनता से कनेक्ट रखती नहीं। लोगों को मिलना अखिलेश यादव जी से ही पड़ेगा।
तो अखिलेश यादव जी ने एक पत्ता खेला है, ना वो कन्नौज जा रहे हैं न लड़ना है। कई लोगों की ये समझ में ना आ जाए कि मैनपुरी हार जाएंगी तो फिर कन्नौज से लड़ लेंगी, तो लोगों को ये बताने के लिए कि आपके बीच में ही रहेंगे, इसलिए उन्होंने खेला है पत्ता, और कुछ नहीं है। देखिए चुनाव लड़ने की जगह स्थितियां कितनी दुर्लभ है। यही शिवपाल जी को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि जहां जाना चाहे चले जाएं। आज उन्हीं शिवपाल जी के घर गए, फिर ट्वीट किया, लिखा बड़ों का आशीर्वाद मिला। फिर दिखा जब काम नहीं चल रहा है तब मंच पे बुलाकर पैर छुए, और मंच पे बुला के शिवपाल जी ने भी कहा, अपना दुख व्यक्त किया, कहा कि भाई विश्वास करो, विश्वास करना चाहिए आपको, हम पर बड़े भाई विश्वास करते थे। और फिर आज अगर पार्टी के कुछ विलय होना था तो एक बड़ा विलय हो जाता कि परिवार एक है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाता। अब ये दोनों लोग इस चुनाव के बाद फिर एक दूसरे को कहेंगे धोखा दिया, धोखा मिला, और आप भी अपने चैनल पे दो दो प्रवक्ता बैठा ही रहे हो, समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। तो मुझे तो लगता नहीं कहीं ये केवल मैनपुरी की जनता को गुमराह करने के लिए चुनाव के दौरान एक शिगुफा है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। अगर वो लोकसभा सीटों का रुख करते हैं और दिल्ली की राजनीति का रुख करते हैं, तब तो उत्तर प्रदेश में फिर अगर वो चुनाव जीतते हैं इन केस, तो उत्तर प्रदेश में तो फिर एक नया चेहरा समाजवादी पार्टी को रखना पड़ेगा। तो हो सकता है कि शिवपाल जी को आगे कर दें। भाई ये देखिए, हो सकता है तो ये तो हैड आई बीन है प्राइम मिनिस्टर में प्रधानमंत्री हो जाऊं तो योगा, हो सकता नहीं। राजनीति में जो स्पष्ट संकेत होते हैं वो इशारों में मिलते रहते हैं, और आपको इशारों में संकेत मिला ही है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जिंदा है, जबकि विधायक शिवपाल यादव सपा के सिंबल से विधायक हैं। फिर भी ये दूरियां, फिर भी ये मजबूरियां, फिर भी विश्वास और न विश्वास के बीच की एक पतली सी डोर। और फिर अगर मैनपुरी चुनाव हार गई डिंपल तो कहेंगे धोखा दिया। जसवंत नगर में अगर इस बार 60,000 की लीड नहीं हुई तो कहेंगे धोखा मिला। तो ये तमाम चीजें इससे ध्यान हटाने के लिए एक शिगुफा है। और कन्नौज चुनाव वो हार चुकी हैं, कन्नौज से हार चुकी, पहले फिरोजाबाद हार चुकी थी, जनता के बीच में नहीं रहती। लेकिन अब सिर्फ परिवार ये इतना ही है कि ना धर्मेंद्र यादव, ना तेज प्रताप यादव, ना अक्षय यादव, ना शिवपाल यादव, कोई नहीं, मैं और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे। इससे ध्यान भंग करने के लिए उन्होंने एक कन्नौज का शिगुफा छेड़ दिया। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होने जा रहा है। चुनाव हारने के बाद कभी कन्नौज झांकने नहीं गया। यही आजमगढ़ का हाल हुआ था, यही फिरोजाबाद का हाल हुआ था, जहां लड़ते परिवार के लोग छोड़ देते हैं। अब धीरे धीरे जनता सजग हो गई है, उसे एक परमानेंट एमपी चाहिए जो विकास करे, विकास के बीच में रहे, लोगों से मिले जुले, लोगों के बीच में जाए, उनके सुख। पूरी समाजवादी पार्टी कोरोना काल में गायब थी। वर्क फ्रॉम होम और ट्विटर से पार्टी चलाने वाले लोग कुछ भी मुंह से कह सकते हैं। अब उन्होंने दो संकेत खड़े कर दिए, मैं उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में नहीं रहूंगा, यहां वो योगी आदित्यनाथ का सामना नहीं कर पाते, अब वो दिल्ली चले जाएंगे। जाएंगे नहीं जाएंगे, जनता पहुंचाएगी, देश की सबसे बड़ी संसद में नहीं पहुंचाई, ये सब सवाल अभी अनमने से है। अगर उन्हें जारी करना तो जारी कर देते कि मैं यहां से लड़ूंगा, धर्मेंद्र यादव वहां से लड़ेंगे, अक्षय वहां से लड़ेंगे, तेज प्रताप शिवपाल वहां से लड़ेंगे, आदित्य यादव यहां से लड़ेंगे, कम से कम परिवार की सीटें ही घोषित कर दे। लेकिन ये सिर्फ शिगुफा है, ये लोगों को भ्रम में रखने का, परिवार को भ्रम में रखने का एक रंच मात्र बस है कि आपने आए एक बयान दे दिया, फिर कहा पार्टी कहेगी वन मैन आर्मी की पार्टी है, जो अखिलेश कहे वही सही। फिर पार्टी कब कहेगी, किससे कहेगी? ये तमाम सवाल अभी अनुत्तरित हैं। अब मुझे लगता है इस चुनाव के बाद नाव कितने बार बोले जजमान सामने आ जाएंगे, अभी ये सब फिर कहेंगे एक दूसरे को उसने धोखा दिया, धोखा मिला। ये एक रंगमंच है, फिर आपको ये पार्टी का एक सोप ओपेरा देखने को मिलेगा परिवार के बीच का। अमित जमई साहब, आपने सुना हीरो वाजपेयी को कह रहे हैं कि ये तो रंगमंच है, अभी ये सोप ओपेरा है, ये आपको देखने को मिलेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मैनपुरी उपचुनाव के हार का डर है जो ये कन्नौज की बात की जा रही है। नहीं, हीरो वाजपेयी साहब से मैं कुछ सैद्धांतिक वैचारिक बात करना चाहता हूं। ये सुपरफिशियल बात करने से कुछ नहीं होता है। देखिए 2019 के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस देश में पतन की शुरुआत हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का सीट फिर सुपरफिशियल बात, ये तो आपकी भी सुपरफिशियल बात है ना। गोरखपुर के मठ में चुनाव होल्ड कर दिया। हीरो वाजपेयी जी, आप पहली बात सुन लीजिए, फिर उसका जवाब दीजिएगा। नहीं, आप पहले पूरी बात सुनिए, पहले अमित जमई साहब की बात सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। जी देखिए, फूलपुर का सीट डिप्टी सीएम साहब का सीट, वहां पे समाजवादी पार्टी ने होल्ड कर दिया उस जमीन में बीजेपी आरएसएस के। बचा क्या? अगर इन्होंने बहन जी का समर्थन नहीं लिया होता तो आजमगढ़ का चुनाव इनके बस की बात नहीं थी।
मैं ये इसलिए बस की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस से आजिज आ चुकी है। एक एक जनता को मालूम है कि इस देश को लूटा जा रहा है, इस देश के बैंकों के पैसे को लूटा जा रहा है। अभी श्रेय जी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? इलेक्शन कमीशन को बोला है कि इस देश की सरकार प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से चला रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। जिस शिकायत को माननीय अखिलेश यादव जी बोल रहे थे, इलेक्शन कमीशन को बहुत गुस्सा आ गया था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन प्रभाव में काम कर रहा है। यही बात अखिलेश जी कह रहे थे, यही बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो आप इस देश के संस्थानों को बर्बाद कर रहे हो। आपने इस देश के लोगों से बोला कि 2 करोड़ का रोजगार दोगे। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा निर्मला सीतारमण जी ने संसद में बोला 2 करोड़ का झूठा बात है, हम तो 85 लाख दे पाए। तो हीरो वाजपेयी साहब, आपने इस देश को दिया क्या है? हमारी सरहदें महफूज नहीं है, चाइना घुसाया हमारे देश के अंदर और आप मौज कर रहे हैं दिल्ली में यारों के साथ। कश्मीर में हमारे बॉर्डर महफूज नहीं है, हमारे हिंदू पंडित भाई रोज उनकी कश्मीर में हत्याएं होती हैं। अरे किसके लिए आपको इस देश के लोगों ने चुना था? अगर आपको इस देश के लोगों ने चुना था तो आपने इस देश के लोगों को कोरोना में सिर्फ मौत की नींद सुलाया। आपने इस देश के जब इस देश में इकोनॉमी 3 साल होल्ड थी, ये आपके पूंजीपति जो फाइनेंसर है बीजेपी आरएसएस के, ये सब खरबपति कहां से हो गए? दुनिया की लिस्ट में खरबपति हो गए, इसी 3 साल में खरबपति हो गए। चलिए, इसका मतलब हीरो वाजपेयी के पास चलते। हीरो वाजपेयी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, संक्षेप में एक रिएक्शन दीजिएगा, प्रतिक्रिया दीजिएगा, फिर मैं आगे और जो साथी हैं उनके पास चलूंगा। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने आपको टोका था। देखिए अमीक जमई साहब एक बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। चुनाव मैनपुरी में लड़ा जा रहा है और मैनपुरी पे किन सिद्धांतों पे लड़ा जा रहा है वो भी आप देख रहे हैं। और मैनपुरी चुनाव में जो भी बातें अमीक जी कह रहे हैं ये गैर जरूरी है। जो परिवार साथ नहीं रख सका, जो देख, मैं कह रहा हूं लोकसभा का चुनाव है ना, इसीलिए तो कह रहे आजमगढ़ भी था ना, रामपुर भी लोकसभा ही था ना। लोकसभा के चुनाव में लोकल मुद्दे नहीं बात सुनने दीजिए। पिछली बार बहन मायावती जी के चरण स्पर्श करके मैनपुरी जीते थे। एक मिनट सुन लीजिए अमीक जी, एक्साइट मत होइए, नहीं आपको दिक्कत है, सुन लीजिए, मैं धैर्य के साथ आपको सुन रहा था। आप जिस महिला को, जिस समाज को अपने जूते की नोक पे रखना चाहते हैं, अगर हम उनके पैर छूते हैं तो आपको दिक्कत है। एक दलित महिला के हमने पैर छू दिए, जिस महिला को आप अपने जूते की नोक पे रखना चाहते हो, उस महिला को जूते की नोक पे रखना। अरे भाई आपने चीर हरण किया था उनका, हमने पैर छू दिया था, आपको दिक्कत है? उनका चीर हरण किया था भाई। वीवीआईपी गेस्ट हाउस कांड भूले नहीं, पूरे परिवार ने माफी मांगी थी। और ऐसा नहीं है, पैर छूने का रिवाज दोनों तरफ से होता है बड़ों का। मायावती जी के भतीजे आकाश फूलन देवी जी के साथ आपने क्या किया था? आपने सरेंडर कर दिया था ना। फूलन देवी जी का जब नाम आता है, फूलन देवी जी का जब नाम आता है, मैनपुरी आपको सांप लौटता है सीने पे। ये जितना आप फरेब रच रहे हैं परिवार को, फूलन देवी जी का जब नाम आता है, डिंपल यादव साहिबा का जब नाम आता है। चलिए, मैं प्रखर प्रताप सिंह का करूंगा। आपने लड़ाई दिया ना, आपके पास और लोग थे। चलिए प्रखर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, 2-3 बार से आप हाथ खड़ा कर रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे? हीरो वाजपेयी जी शांत हो जाइए, बात सुन लीजिए। हाँ, देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी जी ने माननीय शिवपाल यादव जी के बारे में टिप्पणी कर दी, तो मुझे जवाब देना बनता है। बताइए जी। देखिए, इन्होंने बोला कि माननीय शिवपाल यादव जी के लिए बोला, तो जो चुनाव हो रहा है वहां पर वो समाजवादियों का गढ़ है, वहां समाजवादी के सिवा कोई और नहीं जीत सकता। इनकी स्थिति भी वहां पर यह है कि इनको भी, अरे शांत रहिए, अपने ऊपर बोलिएगा। इनकी स्थिति भी यह है कि इनको अपना कोई कैंडिडेट नहीं मिला वहां पर भी एक पूर्व समाजवादी पार्टी के सदस्य को इनको टिकट देना पड़ा। इन्होंने अपने किसी वहां के कार्यकर्ता पर इनका विश्वास नहीं था, क्योंकि जानते थे वहां समाजवादी आदमी के सिवा कोई और नहीं जीत सकता। दूसरी बात, इन्होंने एक आरोप लगाया परिवारवाद का। तो भाई, लखीमपुर और खतौली में ये परिवारवाद नहीं था। आपको किसी अपने कार्यकर्ता पर इतना क्यों टिकट नहीं दिया? तो किसी को बोलने के पहले 4 बार सोच लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। और रही बात, एक जमाने में आप भी मायावती जी के साथ राखी बांधने जाते थे और उसके बाद क्या क्या बोला है, तो याद करिए सारे स्टेटमेंट, फिर बोलिएगा। और माननीय शिवपाल यादव जी के पास कुछ बोलने से पहले ये जान लीजिए कि उनसे ज्यादा जमीनी नेता अभी आपकी पार्टी में कोई नहीं है, तो इसलिए मत बोलिए, ठीक है?
आपने जो मायावती जी के साथ चलिए, गेस्ट हाउस कांड में चलिए, किया वो तो किसी शैलेंद्र ने तिवारी नहीं जी का किया। रुख करते हैं। उसके शैलेंद्र जी, बाद आपने माफी मांगी, मैनपुरी का पैर चुनाव पकड़े, हो रहा है, तब अखिलेश यादव मैनपुरी जीत तैयारी कर पाया। रहे हैं। अखिलेश अरे यादव अपना कह रहे हैं कैंडिडेट कि ले आइए, उसके बाद हम बोलिएगा। प्लान खुद 80 के बना रहे कैंडिडेट हैं, नहीं 80 है। का प्लान बना रहे हैं, वो कन्नौज तक की बात अरे कर रहे भाई हैं। हार जाइएगा, मैनपुरी फिर का आइएगा उपचुनाव है। सामने। अरे रिजल्ट आने आप दीजिए, क्या माननीय शिवपाल यादव जी ने सपोर्ट किया है, रिजल्ट आने दीजिए, देखिएगा अरे भाई, सेकंड जल्दी बहुमत से बात जीत करिए। वीर होगी। वाजपेयी जी, मैं आपको रोकूंगा। मैं शैलेंद्र तिवारी से बात कर रहा हूं। अरे मैं रिजल्ट आने शैलेंद्र दीजिए ना, उससे मैं पहले शैलेंद्र क्यों तिवारी बोल जी से रहे बात हैं? करूंगा। मैं आपको रोकूंगा। अरे भाई तो इंतजार करिए शैलेंद्र ना। अरे तो तिवारी जी। रिजल्ट का मैं भी कह रहा हूँ, आप इंतजार करिए। जी शैलेंद्र जी, आप अपनी बात रखें। जी आप अपना सवाल फिर से दोहराएं बॉस प्लीज। अच्छा, शोर में आप सुन नहीं पाए, इसीलिए मैं कहता हूं सबको शांत रहिए ताकि सवाल ही तो सुन लें लोग, वरना चर्चा थोड़ी डिरेल हो जाती है। मेरा ये कहना है कि प्लान 80 बना रहे हैं अखिलेश यादव, वो कहते हैं कि हम कन्नौज का चुनाव लड़ेंगे, मतलब वो तैयारी में है। ठीक है, आपने उपचुनाव से भी दूरी बना के रखी, तीनों सीटों पर एक भी कैंडिडेट नहीं उतारा। तो एक तरफ तो समाजवादी पार्टी इतना ज़बरदस्त प्लान कर रही है, बीजेपी अपनी पूरी तरह से चुनाव में उतरी हुई है। आपकी क्या प्लानिंग है? आपका कोई प्लान 80 है? देखिए, हमारा प्लान जो है वो जनता को लेकर के है। जो आज जनमानस, आम जनमानस जो रोटी कपड़ा और मकान के लिए वापस फिर से परेशान है, हम उस प्लान पे काम कर रहे हैं। हम आम जनमानस की जो दर्द है, जो उसकी पीड़ा है, जो उसके पाँव में छाले हैं, उस वक्त के जब कोरोना में वो चल रहा था, न जूते थे पाँव में, न चप्पलें थीं, न सवारी, न साधन, न संसाधन, कुछ नहीं था। हमारा प्लान वो है, हम उस प्लान पे काम कर रहे हैं। हम उस प्लान पे काम कर रहे हैं जहाँ पर देशवासियों को रोज़गार मिल सके, व्यवसाय मिल सके, हम उस प्लान पे काम कर रहे हैं। हम आम जनमानस की नब्ज पकड़ चुके हैं। हम आम जनता के बीच में सड़कों पर चल रहे हैं, वहाँ पाँव में छाले पड़ रहे हैं, फूट रहे हैं, फट रहे हैं। वहाँ पर एक सोना जो है वो निखरेगा, उसका समय आने वाला है। यहाँ चैनल पर बैठ करके हम आपसे बड़ी बड़ी बातें कर दें वो एक अलग बात है। 25 किलोमीटर रोज़ की यात्रा हो रही है। उस यात्रा में हम देश का भविष्य, देश की जनता का भविष्य तय करने जा रहे हैं। क्योंकि आज की तारीख में जिस तरह से देश में एकता, अखंडता और संप्रभुता पे वार किया जा रहा है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में इससे बुरा दौर अंग्रेज़ों के राज में भी नहीं था। हमारे भाई यहाँ बैठे हुए हीरो वाजपेयी जी बहुत सौम्य हैं। मैंने उन्हें कभी शोर शराबा करते हुए सुना नहीं है। पता नहीं आज क्यों उत्तेजित हैं, मैं जानता नहीं हूँ। लेकिन ये जो वक्त है, आप देखिए, लखनऊ राजधानी है, आप भी यहाँ हैं, सबको आपके चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहें। आज पूरे शहर में न जाने कौन सी बीमारी फैल गई है कि आदमी बुखार से उठ नहीं पा रहा है, बुखार में मर जा रहा है, घर से इलाज करने जा रहा है। मेरा सवाल तो ये कि कांग्रेस को नहीं, मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल इससे आज हम बीमारियों को लेकर बात ही नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं आप अपने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कैसे खड़ा करेंगे, कैसे ठीक करेंगे। काडर आपके पास है नहीं, आपका वोट परसेंटेज लगातार गिरता चला जा रहा है। अखिलेश यादव तो अभी से प्लानिंग कर रहे हैं, आपकी प्लानिंग क्या? मेरा सवाल ये है, बीमारी के मुद्दे पर किसी दिन और चर्चा कर लेंगे, हम लोग पहले भी करते हैं सर, चर्चा कर लेंगे जी। जैसे आप किसी भी बीमारी को डायग्नोस करते हैं ना, ठीक उसी तरह से हम इस वक्त डायग्नोस कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की जनता किस दिशा में अब जाना चाहती है, उसकी क्या व्यवस्था है, क्या उसकी पकड़ 2 करोड़ रोजगारों पर है। अभी वो 2 करोड़ रोजगार लोगों को मिले, उस पर खोजबीन के लिए निकले हैं, चल रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता जनार्दन है, उसका मत और उसका जो है जो अपना संघर्ष है, उसके बीच में जिस तरह से हम जनता के साथ में चल रहे हैं, अब जनता तय करेगी। एक बार अभी अमीर जमीर साहब ने एक बयान दिया था, ठीक है, और वो सभी लोग ये मानते हैं कि अगर आपको केंद्र की में काबिज होना है मजबूती के साथ, तो उत्तर प्रदेश से उसका रास्ता होकर जाता है। इसीलिए मेरा बहुत ही दोबारा से बड़ी इल्तजा से, बड़े अदब से यही आपसे सवाल है कि भाई 80 यहाँ मजबूत करिए। सर, वहाँ साउथ में आपकी यात्रा चल रही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत भीड़ आ रही है, बहुत अच्छी बात है। सर, यहाँ उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर क्या प्लानिंग है? मैं बार बार इसी बात पर बात कर रहा हूँ। अभी ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर जा रही है। दूसरा पड़ाव इसका इस दिशा में आएगा। हम पूरे देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं सर, उत्तर प्रदेश की नहीं। यही फर्क है जमई साहब की भाषा में और मेरी भाषा में।
मैं पूरे हिंदुस्तान को एक समझता हूं, वो उत्तर प्रदेश को अलग करके 80 सीट पे प्राप्त कर रहे हैं। मेरा उनसे इस बात से कोई लेना देना नहीं है, उनका अपना वक्तव्य है, उनका बयान है, पढ़े लिखे हैं। नहीं, ये सभी लोग बयान देते हैं, ये सभी लोग बयान देते हैं कि अगर केंद्र में पहुंचना है तो ये 80 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है। बिना इन 80 सीटों के आप केंद्र में नहीं पहुंच सकते। 20 सीटें थी तब भी हम केंद्र में थे, मेरे पास जब 17 सीटें थी तब भी हम केंद्र में थे, जब मेरे पास 9 सीट थी तब भी हम केंद्र में थे। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा विराट हृदय सम्राट का व्यक्ति, विराट नेता जब संसद में था तो वहां पर सोनिया गांधी जी ने चुपचाप बैठ करके जो है सरकार बना ली थी। ये सब बातें यहाँ पर व्यर्थ हैं, ये कपोल काल्पनिक बातें हैं। 20 सीटें तो थी आपके पास, 80 में 20 थी ना, आप खुद ही बता। सर 9 सीटें थी, 9 सीटें। 2009 में 9 सीटों पे हम सरकार में थे। आज कितनी है सर? आने वाले चुनाव में हम 80 अरे पे। आज कितनी है? 19 वाला भी बता दीजिए। बता तो रहा हूँ, 1 सीट है तो एक सीट पे आप। अरे सर क्या बताइए, आप बताइए, जो उगेगा वो अस्त होगा, जो अस्त होगा वो उगेगा, उसमें कोई छुपी हुई बात थोड़ी, हम झुकी छुपी बात नहीं करते हैं। चलिए, आप 80 में आशा कर रहे हैं कि 80 जीतेंगे 2024 में। चलिए, केपी मलिक जी का रुक, जी बिल्कुल, केपी मलिक जी का रुक 2024 में। केपी मलिक जी, आज जिस तरह से अखिलेश यादव ने बयान दिया, अखिलेश यादव ने कहा कि वो कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे और मैनपुरी की उन्होंने बात की, उपचुनाव के दौरान ये बात की, इसलिए ये बहुत राजनीतिक चर्चा का विषय बनी हुई है। आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं? और उन्होंने ये भी कहा कि हम सियासी लोग हैं, हम खाली तौर नहीं बैठेंगे। देखिए श्रेय जी, जिस प्रकार से मैनपुरी में चुनाव चल रहा है और थोड़ा सा खबरों में रहने के लिए लगातार चुनाव में एक ऊर्जा बनाए रखने के लिए अखिलेश यादव का ये बयान आया है। और यहाँ मैं थोड़ा सा इत्तेफाक रखता हूँ वाजपेयी जी की बात से कि अखिलेश जी को कहीं ना कहीं लग रहा है कि डिम्पल जी यहाँ टिकेंगी नहीं टिकेंगी, उनको ये जताने के लिए कि वो कहीं जाने वाली नहीं है। इसमें जरूर ये सोच अखिलेश यादव की रही होगी। दूसरा, अगर हम ये देखें कि समाजवादी पार्टी किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, तो पिछले 2 चुनाव उपसभा के हुए हैं, लोकसभा के उपचुनाव हुए, उसमें आपने समाजवादी पार्टी का देखा कि अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ने स्पोर्ट पे नहीं गए। तो ये मैनपुरी की जो सीट है, ये समाजवादी पार्टी के लिए भी करो या मरो का मामला है। और देखिए, मैंने आपके चैनल पे पहले कहा था, जिस दिन इलेक्शन की घोषणा हुई थी और ये फाइनल हुआ था कि डिम्पल यादव मैनपुरी से लड़ेंगी, कि इसमें डिपेंड करेगा कि शिवपाल यादव का क्या रुख रहता है। शिवपाल यादव, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज समाजवादी पार्टी के साथ हैं और अखिलेश यादव उनके घर गए, उसके बाद उन्होंने स्टेज पे उनके पैर भी छुए। लेकिन यहाँ पे ये भी बात महत्वपूर्ण होती है, क्या आपसी दूरियां मिट गई हैं? क्या पार्टी का विलय हो गया है? क्या समाजवादी पार्टी फिर एक हो गई है? क्या शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी का अभिनव बन चुके हैं? क्या है, क्या हुआ है, ये भी देखने वाली बात है। क्या मन मिले या खाली दिखावा अभी चल रहा है, ये डिपेंड करेगा। दूसरा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी शाम धाम दंडभेद की जो राजनीति करती है, उसके तहत वो मैनपुरी का चुनाव लड़ रही है। और जितना चुनाव आसान ये लग रहा है मैनपुरी का समाजवादी पार्टी को या विपक्षी दल को, इतना आसान चुनाव ये है नहीं। भारतीय जनता पार्टी को जब अपना मजबूत कोई कार्यकर्ता नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी का, तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के एक मजबूत आदमी को ही सामने कर दिया। तो बहुत आसान डिम्पल यादव के लिए ये चुनाव होगा, मुझे नहीं लगता। और दूसरा ये है कि अखिलेश यादव के सामने अभी लंबा समय है, अभी 1 साल भी उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक से चुनाव को हुआ नहीं है, और वो अभी से अगर उत्तर प्रदेश छोड़ने की बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं में और समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक निराशा का भाव आएगा। देखिए, अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें, तो 2000 लोकसभा का चुनाव क्या स्थिति में जाएगा, उसका क्या होगा, उसका जो सेमीफाइनल गुजरात में चल रहा है वो तय करेगा। देखिए, कई सारी परिस्थितियां आपको नहीं नजर आएंगी गुजरात चुनाव के बाद। अगर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो एक दूसरा परिदृश्य होगा, और अगर भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में झटका लगता है तो तमाम विपक्षी दल मजबूत होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अल्टीमेटली कांग्रेस ही सबसे बड़ा दल होगा, राष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, उसी की छतरी के नीचे आके तमाम दूसरे विपक्षी दलों को केंद्र में आना पड़ेगा, तभी वो सत्ताधारी दल भाजपा को एक चुनौती दे सकते हैं, उसके सामने खड़े हो सकते हैं। अन्यथा देखिए, जिस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ बहन कुमारी मायावती को लेके समाजवादी पार्टी और दूसरे जो दल हैं आपके, उनकी लड़ाई हो रही है आपस में, खींचातान की। यही लोग हैं कि
बीजेपी कह रही है कि भाई वो उसके साथ चुनाव लड़ा था मिलके, और समाजवादी पार्टी कह रही है कि आपने उनको क्या दिया था। तो आज बहुत बड़े मुद्दे किसी सियासी दल के सामने नहीं है, इसलिए वो खींचातान में लगे हैं। इस सारी 2024 की जो रणनीति बन रही है पूरे देश में, उसका सेमीफाइनल गुजरात है, मुझे ऐसा लगता है। मैनपुरी का चुनाव है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि नेताजी की कितनी सिंपैथी डिंपल यादव को मिलती है, अखिलेश जी क्या वहां पे करिश्मा दिखा पाते हैं, क्या शिवपाल दिल से वहां लगे हुए हैं। ये सारी चीजें तय करेंगी कि मैनपुरी के चुनाव का क्या हश्र होगा। जी अमीक जी से मैं एक सवाल करूंगा। अमीक जी, अभी आपने केपी मलिक जी से भी को भी सुना, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, महत्वपूर्ण बातें भी उठाई हैं कि मैनपुरी से क्या मैसेज निकलेगा और किस गुजरात चुनाव का ज़्यादा असर पड़ेगा कि मैनपुरी चुनाव का ज़्यादा असर पड़ेगा। क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। मेरा ये सवाल है आपसे कि क्या ये डर सही है कि कहीं रिजल्ट में कुछ बदलाव आ जाए, इस वजह से कन्नौज की बात की जा रही है। दूसरी बात ये कि अगर मैनपुरी की सीट को जीतना है तो मुलायम सिंह यादव जी की सिंपैथी का वोट आपको बड़ा मिलेगा कि मुद्दों का वोट आपको बड़ा मिलेगा? नहीं, मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूं, और एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट जो इस बात को कह रहे थे, ये देखिए, चाहे कन्नौज हो या मैनपुरी हो, ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के ज़माने से एक समाजवादियों का स्ट्रांग होल्ड बैशन रहा हुआ है। और नेताजी ने जो मैनपुरी की सीट है वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ यादव और मुसलमान उनके वोटर्स रहे पूरी ज़िंदगी उत्तर प्रदेश में। श्रेय भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारे सूबे में 60s के बाद से जो इनइक्वालिटीज़ थी, अनटचेबिलिटी थी, भेदभाव था, सामाजिक विषमता थी, नेताजी ने हर समाज के साथ उसको एड्रेस करते हुए उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने का काम किया। चाहे वहाँ पे शाक्य हों, चाहे वहाँ पटेल हों, चाहे वहाँ कुर्मी हों, चाहे वहाँ ब्राह्मण हों, चाहे वहाँ ठाकुर हों, तो वो सभी लोग नेताजी को अपना मानने वाले लोग हैं। और क्योंकि वो एक समाजवादी पूरे आंदोलन को प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, अब एक महिला बहुत ही शिक्षित, प्रगतिशील, पढ़ी लिखी, हीरू वाजपेयी साहब के लिए तो महिला का नाम सुनते ही इनको सींग आ जाती है। फूलन देवी का नाम सुन लेंगे तो ये लोग रोने लगेंगे। ये लोग, अगर हम रागिनी सोनकर को जौनपुर का नाम आएगा तो महिलाओं के नाम से पता नहीं क्या दिक्कत है, कोई महिला का नाम ले लीजिए, इनको पसंद नहीं आती है। ये चाहते नहीं है कि महिलाओं की कोई भागीदारी, महिलाओं की सहभागिता संसद में, विधानसभाओं में बढ़े या उनको कोई सम्मान मिले उचित। तो अगर डिंपल साहिबा को कैंडिडेट बनाया है तो उनकी भी अपनी एक ऐसी छवि है कि सूबे की वो इतनी बड़े परिवार की जो है वो बहू हैं, एक महिला हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं, सूबे का और सूबे का नेतृत्व कर चुकी हैं संसद के अंदर। उनमें क्या कमी है? उनकी अपनी एक छवि का भी, जो एक नेताजी के साथ साथ जो विरासत के साथ साथ उनकी छवि, ये माना जाता है कि वो बहुत ज़्यादा, उनके अंदर हमदर्दी है, बहुत ज़्यादा वो इजी गोइंग हैं, बहुत ज़्यादा वो लोगों के बारे में फ़िक्र करती हैं। आपको हैरत होगी श्रेय भाई कि 2022 की जो कैंपेन थी जिसमें आरएसएस बीजेपी को पसीने आ गए, उसमें बहुत बड़ा रोल, पर्दे के पीछे ही सही, माननीय डिंपल साहिबा का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। ये बहुत कम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं इसको। तो एक ऐसी महिला जो शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं, अगर वो समाजवादी आंदोलन की सीट को नेतृत्व करेंगी, ये यूपी के लिए गौरव की बात है। इसमें हाय तौबा मचाने की क्या बात है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। जी, चलिए हीरो वाजपेयी साहब का रुख करता हूँ। हीरो वाजपेयी जी, अभी आपने अमीक वाजपेयी साहब को, क्षमा कीजिएगा, अमीक जमील साहब को सुना। वो कह रहे हैं कि आप लोग तो महिला विरोधी हैं, इसी वजह से डिंपल यादव का वहाँ पे विरोध कर रहे हैं, वरना आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि उनकी एक विरासत है, विरासत प्लस। देखिए, मुझे तो लगता है अमीक जमई साहब एक पढ़े लिखे प्रवक्ता में इनकी समाजवादी पार्टी में गिनती होती है, और देश के राष्ट्रपति पद पर एक हमने आदिवासी महिला को बैठाया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये इसका कोई जवाब बार बार दिया जा सकता है। वो देश को मालूम है कि कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महिला है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये। रही बात जहां तक मैनपुरी की जनता एक पूर्णकालिक लोकसभा सदस्य चाहती है, जो उसके सुख दुख में भागीदार रहे, जो विकास की बात करे और जो उनके बीच में
अपने विकास को लेकर जाए, चर्चा करे। तो एक पूर्णकालिक सदस्य के लिए ये चुनाव हो रहा है, मैनपुरी की जनता उसे चुन रही है। एक अंशकालिक, एक प्रॉक्सी एमपी, किसी बड़े नेता की पत्नी, इस आधार पर यह चुनाव नहीं हो रहा। अभी जमाई जी उस पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो वो तो अपना पक्ष रखने के लिए भाई मजबूर भी हैं, उनकी मजबूरी को मैं बुराई नहीं मानता, लेकिन ये महिला विरोध नहीं है। देखिए, फुल टाइम वर्कर चाहिए और फुल टाइम एमपी चाहिए जो जनता के बीच में रहे। आदरणीय मुलायम सिंह जी जो अब नहीं रहे हम लोगों के बीच में, उनका रिक्त स्थान डिंपल यादव जी नहीं भर सकती, और यही बात जनता जानती है। और मुझे लगता है इसी के लिए आज गुमराह करने के लिए उन्होंने कहा मैं कन्नौज चला जाऊंगा, इसलिए कि कई लोग ये ना समझे कि डिंपल जी यहां रहेंगी कि नहीं रहेंगी, हार जाएंगी तो कन्नौज से लड़ लेंगी। तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि वो पूर्णकालिक यहां रहेंगी, और यही एक शिगुफा है। अगर ये नहीं है तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश की समस्याओं से पीठ दिखाकर अखिलेश यादव भाग रहे हैं, नेता विपक्षी दल के पद को वो सुशोभित नहीं कर पा रहे हैं, ये भी बात आ रही है सामने। एक रिएक्शन ले मान रही है एक ऐसा गैर जिम्मेदार आदमी जो अभी इस पद पे आया, आप कहने लगा मैं ये करूंगा, चुनाव लड़ना मेरा शगल है। चुनाव लड़ना पेशा नहीं होना चाहिए, जनता की सेवा के लिए होना चाहिए। और डिंपल यादव जी पर यही सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि वो जनता के बीच रहेंगी कि नहीं रहेंगी। जी बिल्कुल। अमित जवेद साहब, एक छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा मैं, छोटा सा रिएक्शन, समय क्योंकि सबको मुझे देना है। आप सोचिए जरा जी, एक छोटा सा रिएक्शन जी। आप सोचिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को गुजरात में सीट नहीं मिला, यूपी आ गए। अभी तो 2024 में हम सुन रहे हैं कि वो कहीं और सीट ढूंढ रहे हैं। वो सीट राज्यों में ढूंढ सकते हैं। अगर उन्होंने एक मजाक में भी कोई बात कही, अगर कि भाई कन्नौज अच्छी सीट है, उन्हें मैं जानता हूं कि उनको बहुत पसंद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की वजह से, लेकिन हमने परवीन निषाद को लड़ाया है गोरखपुर से, आपने तो उसको बेदखल कर दिया जब वो आपकी पार्टी में गया। उसका क्या परिवेश है? हमने एक नागेंद्र पटेल को लड़ाया, फूलपुर की लोकसभा जो उपचुनाव हुआ था, हमने उसको एमपी बनाया। तो ये चीजें दिखाती हैं कि समाजवादी पार्टी, इवन आप चले जाइए मैनपुरी में, ये जो शाक्य नेता को जिसको आप ढो रहे हैं, इनको, इस समाज को नेता किसने बनाया? माननीय नेताजी ने बनाया। इनके समाज के जो सब्जी उगाने वाले लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं ये लोग, इनके वालिदैन जूता उठा के आप लोगों के दरवाजे से जूता हाथ में लेके जाते थे। समाजवादी पार्टी ने सामाजिक न्याय करते हुए इनको बराबरी में करके नेता बनाया। जी जी बिल्कुल। तो आज अपनी पार्टी में इनको करूंगा मैं। प्रखर जी, तो यादव के मुसलमानों के नेता नहीं थे माननीय नेताजी या डिंपल साहिबा जो हमारी बार ये बात उठती है कि जब आप एक हो गए हैं तो फिर पार्टियां एक दूसरे का विलय क्यों नहीं कर रही? दिक्कत क्या है? जातियों को अच्छी तरह से मैनपुरी का चुनाव और मजबूती से लड़ेंगे आप लोग अगर एक हो जाए। नहीं, जातियां हमको सब पता है। आप जातियों में कटाक्ष मत करिए, आप अपनी बात में, और चाहे आप में जातियां हैं। अरे शांत हो जाइए भाई साहब, फिर बताइए, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। सब्जी बेचने वाले लोग, अरे हीरो वाजपेयी जी शांत हो जाइए, ये प्लीज शांत जूते हो जाइए। उठाते थे, क्या शब्दावली का आप लोग प्रयोग करते हैं? अरे आप उनको, समाजवादी प्रवक्ताओं आप का ये अपने दरवाजे से संकट उनके बहुत वालिदैन को तगड़ा है। आप अपनी बात रखिए, हाथ में लेके शांत होकर मैं अपनी बात रखूं। अमित जमीन साहब, हीरो वाजपेयी साहब, मैं आप लोग को दोनों को रोकूंगा, मैं आपको दोनों को रोकूंगा, मैं आपको दोनों को रोकूंगा, मैं आप दोनों को रोकूंगा, मैं आप दोनों को रोकूंगा। आपकी पार्टी के लोग करते हो। मैं पीएसपीएल के प्रवक्ता से बात तो कर लूं जी। अरे भाई आप क्यों बार बार कह रहे हो? अरे हीरो वाजपेयी जी, अमित जमीन साहब, मैं आपको रोकूंगा जी। हाँ प्रखर साहब, आप बताइए। हीरो वाजपेयी जी प्लीज शांत हो जाइए। हाँ देखिए, हमने माननीय नेताजी के जाने के बाद इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को पूरी तरह समर्थन दिया है। जो जातिवादी अब जैसे जो लोग बोल रहे हैं कि चुनाव में क्या होगा, देखिए अगर चुनाव की बात करें तो चुनाव में क्या देखा जाता है कि आपने डेवलपमेंट किया कि नहीं किया। 2017 तक माननीय शिवपाल यादव जी मंत्री रहे सरकार में, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। तो अगर आप डेवलपमेंट देखेंगे वहां पर माननीय नेताजी और माननीय शिवपाल यादव जी ने जो किया है, देश का मुझे लगता है सबसे डेवलप्ड ब्लॉक होगा सैफई, और देश का सबसे डेवलप्ड जिला होगा। जितना डेवलपमेंट उन्होंने कराया है उतना डेवलपमेंट आप किसी और जिले में नहीं देखेंगे। तो डेवलपमेंट के उस पर 100 में 100 नंबर मिलेंगे। अरे शांत रहिए, डेवलपमेंट खुद नहीं कर पाते और सैफई की बात कर रहे हैं आप। पूरे देश में हमको, अच्छा पूरे देश में जहां भी आपकी सरकार हो, एक ब्लॉक उठा के दिखा लीजिए उससे ज्यादा डेवलप दो, आप नहीं दिखा पाएंगे। तो शांत रहिए और मेरी बात सुनिए। अरे शांत रहिए, आपके पास पॉइंट नहीं है, खुद का कैंडिडेट नहीं है, तो क्या बात कर रहे हैं वहां पर? अरे शांत रहिए, उससे ज्यादा डेवलप्ड ब्लॉक आपको पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगा। तो डेवलपमेंट पर आप वहां हमसे जीत नहीं सकते।
दूसरी बात, अरे भाई जब आप जनता अरे का शांत पैसा रहिए। एक लाख में लगा दूसरी देंगे, बात, अरे तो क्या डेवलपमेंट होगा? पर है तो दिखाइए ना मुझे, पूरे बताइए उससे ज्यादा डेवलप कौन सा ब्लॉक है? एक जैसा विकास अरे हीरो करना। वाजपेयी जी, मुझे बताइए उससे ज्यादा डेवलप कौन सा ब्लॉक है? कोई ब्लॉक है? इसका विकास की अरे जिम्मेदारी एग्जाम्पल अपने से घर बात के विकास करिए, की नहीं। अरे एग्जाम्पल दीजिए, सिर्फ अपने घर का एग्जाम्पल विकास दीजिए, किया आपने। एग्जाम्पल दीजिए, पूरे प्रदेश को एग्जाम्पल अंधेरे में छोड़ दीजिए, दिया था। एग्जाम्पल दीजिए। इससे ज्यादा कोई डेवलप ब्लॉक हमको बताइए कोई, अरे भाई गिना example दीजिए। दे रहे हैं कि अरे बत्ती कैमरे पर की बैठे हैं, बात नेशनल है, मैनपुरी टेलीविजन में पर बैठे आती हैं, थी, गिनाइए इटावा ना में आती थी, कौन सा है? और खाली पूरे बातों से प्रदेश काम में नहीं कहीं चलता, नहीं उससे ज्यादा आती थी। डेवलप कोई ब्लॉक आपको पूरे देश में नहीं मिलेगा। जाइए कभी एक्सप्रेस पे उतरेंगे तो लाइन से आपको मिलेगा। इसलिए डेवलपमेंट की बात आप मत करिए और शांत रहिए, अपने पद पर बोलिएगा। दूसरी अरे तो बात, आपने अरे क्या शांत मतलब रहिए करने भाई, के बाद आप ये अपनी बात बात कर करिए, रहे कोई और मिल नहीं रहा है, मुझसे बहस कर रहे हैं। किसी कार्यकर्ता को देते ना टिकट, डेवलपमेंट पर लड़ रहे थे, किसी आम कार्यकर्ता को टिकट देते हैं? एक छोटा सा रिएक्शन। अरे डेवलपमेंट पर बात मत करिए, शांत रहिए, मेरी बात पूरी होने आपको भी दीजिए, रोकूंगा, जी। मेरी बात पूरी। आप दूसरी अपनी चीज, बात पूरी कीजिए जी। इस चुनाव के रिजल्ट के बाद अरे भाई आप हम तीन आने लोग वाले हैं, तो समय में तीनों शांत का रहिए। जवाब हीरो वाजपेयी देना जब ना। डेवलपमेंट पर एक नाम नहीं बता पा रहे तो अपने तर्क को बैठिए, रखिए, शांत बैठिए। आप अरे भाई, अरे आप लोग शांत लोगों रहिए ने भाई। नहीं आज बता कोई ना दीजिए। बताइए कोई ब्लॉक, बोलिए। शांत हूं, सुन रहा हूं, खाली कहानी मत करिएगा। मैं ब्लॉक का कहता नाम हूं, बताइए, लूट का पैसा ब्लॉक का नाम सफाई बताइए, कराइए ना। उससे पूरे डेवलप पूरे उत्तर देश में कोई प्रदेश ब्लॉक का नाम सफाई बताइए, कराइए। कहानी मत बताइए। ये कहिए ना अगर कि कहानी पूरे बतानी तो उत्तर शांत प्रदेश रहिए, को मेरे अपने में उसमें बोलिएगा। और 1 लाख अरे रुपए उसमें का रहिएगा, बताया। अरे अभी रिजल्ट आ जाएगा, देख लिया जाएगा, शांत रहिए। दूसरी चीज, आपने कहा अरे कि धमकाइए वहां चुनाव के मत, बाद अभी क्या देख होगा। लिया देखिए जाएगा। चुनाव का रिजल्ट आज, शांत रहिए हीरो वाजपेयी, चुनाव का रिजल्ट आ जाने दीजिए। चुनाव के रिजल्ट के बाद आने वाले समय में हमारी क्या रणनीति होगी, हम दोनों लोग बैठेंगे और हम सबसे पहले श्रेय भाई आपके चैनल पर आके मैं बताऊंगा जी, क्योंकि आगे- सौभाग्य ना सब दिन सोता है। कुछ दिन रुकिए, देखिए आगे क्या होता है। चलिए बिल्कुल। शैलेंद्र तिवारी जी, अभी बात हो रही थी कि थर्ड फ्रंट, आपको लगता है कि जिस तरह से विपक्ष है, बसपा है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, आपको लगता है कि यहाँ पे बीजेपी से मोर्चा लेने के लिए अखिलेश यादव पूरा जोर वहाँ पर उपचुनाव में लगाए हुए हैं, गन्नौज की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि चुनाव आते आते 2024 में कोई थर्ड फ्रंट जैसी व्यवस्था कांग्रेस के नेतृत्व में हो पाएगी? देखिए, ये लोकतंत्र है, यहाँ तमाम लोग आएंगे, लड़ेंगे, उनका स्वागत है, लड़ना चाहिए, हर तरह के लोग आएंगे। हम कोई सामंतवादी और व्यवस्था के लोग नहीं हैं, सभी लोग लड़ेंगे। मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगला चुनाव हिंदुस्तान की जनता के बीच में सच परोसने का चुनाव है, सच के साथ लड़ने का चुनाव है, सवाल का चुनाव है कि रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, 20 लाख करोड़ का हिसाब मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, या सारी बातें हवा में गांठें लगाना किसी ने अगर सीखा है तो 2014 से लेकर के 2022 तक हवा में गांठ लगाना सीखा गया है। हिंदुस्तान की जनता ने साफ साफ देखा है और इस बात पे हमारे वाजपेयी जी भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि सच बात यही है कि हवा में गांठें लग रही हैं। तो वास्तविकता कुल मिला के पूरे हिंदुस्तान की यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप जनता को नकार रहे हैं शैलेंद्र जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी तरह से हिंदुस्तान की जनता को धोखा दिया है, झूठ बोला है और झूठ परोसा है और नफरत परोसी है। जी बिल्कुल। केपी मलिक जी का रुख कर रहे हैं। केपी मलिक जी, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की सियासत चल रही है, जिस तरह से सियासी गणित है, उसमें आपको लगता है कि ये जो पार्टियां हैं, कांग्रेस, बसपा, समाजवादी पार्टी, एकजुट होकर चुनाव लड़ पाएंगी, या फिर अखिलेश यादव को अकेले ही बीजेपी से मोर्चा लेना होगा? देखिए सरे जी, अगर आप देखें, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आज का परिवेश आप देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि विपक्ष इकट्ठा होगा और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाएगा। मैंने जैसा कि आपको पहले भी कहा कि ये गुजरात का जो चुनाव है, ये सेमीफाइनल है। इसके बाद ही तय होगा विपक्ष की रणनीति और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी कुछ विरोध के सुर उठेंगे गुजरात के चुनाव के बाद। अगर गुजरात में बहुत अच्छी तरह से भाजपा लौटती है तो शायद वो सुर ना उठे या देर में उठे, और अगर भारतीय जनता पार्टी लूज करती है गुजरात को तो वो सुर उठने में देर नहीं लगेगी। उसका सीधा सीधा फायदा उत्तर प्रदेश में विपक्ष को होगा और देश में जो विपक्ष कांग्रेस दल सबसे बड़ा है उसको होगा, और तमाम जो दूसरे राज्य हैं वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का हौसला जो है पस्त होगा और विपक्ष को थोड़ा फायदा उसका मिलेगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि उत्तर प्रदेश में आज जो परिस्थितियां हैं उसमें मुख्य विपक्षी दल जो अखिलेश है उनको इस तरह से हतोत्साहित
विपक्ष के लोगों को, समाजवादी पार्टी के चाहने वालों को, कार्यकर्ताओं को इस तरह से हतोत्साहित नहीं करना चाहिए कि हम चुनाव लड़के दिल्ली चले जाएंगे। आज उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सामने हाउस में लड़े और मजबूती के साथ खड़े हों। देखिए, अगर मजबूत विपक्ष सदन में नहीं होगा तो फिर कोई भी सियासी दल की सत्ता हो, सत्ता निरंकुश हो जाएगी। तो किसी भी सत्ता को चलाने के लिए, किसी भी सरकार को चलाने के लिए मजबूत विपक्ष की आवश्यकता होती है। तभी जनता के हित के काम होंगे, तभी प्रदेश के हित के काम होंगे, मुझे ऐसा लगता है। जी, चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र तिवारी जी आपका शुक्रिया, प्रखर जी आपका शुक्रिया, हीरो वाजपेयी जी आपका शुक्रिया, केपी मलिक साहब आपका शुक्रिया और अमित जाफरी साहब आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस चर्चा में, इस डिबेट में हिस्सा लिया और अपना अपना पक्ष रखा। लेकिन इस चर्चा के बीच में तमाम चीज़ें फिर से सियासी अंगड़ाइयाँ लेती हुई दिखी हैं कि कौन किस चाल के तहत अपनी पारी को आगे बढ़ाना चाहता है, यानी अपनी इनिंग्स खेलना चाहता है। अखिलेश यादव ने एक बयान दिया और उसके बाद तमाम तरह के रिएक्शंस आ गए, जैसी कि हम चर्चा कर रहे थे। और समाजवादी पार्टी का कहना है कि समाजवादी पार्टी का चूंकि गढ़ है कन्नौज, इसलिए वो कन्नौज की बात कर रहे हैं। और खाली रहने का मतलब ये नहीं होता है कि वो खाली हैं, खाली का मतलब है कि वो इस समय को कैसे यूटिलाइज करेंगे। लेकिन सवाल यही है, जैसे केपी मलिक साहब भी बोल रहे थे, कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में जो मजबूत विरोधी दल है वो समाजवादी पार्टी है। अगर ऐसा मैसेज मार्केट में जाएगा, कार्यकर्ताओं के बीच में जाएगा, पब्लिक के बीच में जाएगा, तो फिर सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक मैसेज जाएगा और वो मैसेज 2024 में किसके कितना काम आएगा ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। लेकिन सियासत जब होती है तो सोच समझ के एक एक शब्द, एक एक वर्ड, एक एक अक्षर बोला जाता है। और अखिलेश यादव ने भी यूं ही नहीं बोल दिया होगा, उनकी एक प्लानिंग है प्लान 80 की। वो प्लान 80 की प्लानिंग कितनी सफल होगी, इसके लिए अभी हमें 2024 के चुनाव परिणामों का इंतजार करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए आप इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।